बनाने में कितना माहिर है। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ बिजनेस करने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो दुनिया में कुछ नया, कुछ अलग करना चाहता है। ये किताब आपके सोचने का तरीका बदल सकती है, आपको भविष्य की एक नई तस्वीर दिखा सकती है। इस किताब का नाम है 0 to 1 नोट्स ऑन स्टार्टअप्स और हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर। 0 to 1 नोट्स ऑन स्टार्टअप्स और हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर, और इसके लेखक हैं पीटर थील, ब्लेक मास्टर्स के साथ। पीटर थील कोई आम लेखक नहीं है। वो पेपाल के को-फाउंडर हैं, वही पेपाल जिससे आज दुनिया भर में ऑनलाइन पैसे भेजे और मंगाए जाते हैं। वो फेसबुक के पहले बाहरी इन्वेस्टर भी थे, यानी उन्होंने तब फेसबुक में पैसा लगाया जब बहुत कम लोग उसकी कीमत समझते थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंसान भविष्य को पहचानने और बनाने में कितना माहिर है। तो 0 to 1 का मतलब क्या है? चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, दुनिया में पहले कभी पहिया, व्हील नहीं था। जिसने पहली बार पहिया बनाया, वो 0 to 1 गया। उसने कुछ ऐसा बनाया जो पहले था ही नहीं। फिर किसी ने उस पहिए में सुधार किया, उसे गाड़ी में लगाया, उसे और बेहतर बनाया, वो 1 to N, 1 to N गया, यानी कुछ मौजूदा चीज को बेहतर बनाना या उसकी नकल करना। पीटर थील कहते हैं कि दुनिया में तरक्की, प्रोग्रेस, दो तरह से होती है। हॉरिजॉन्टल या एक्सटेंसिव प्रोग्रेस, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंसिव प्रोग्रेस, इसे हम 1 से N भी कह सकते हैं। इसका मतलब है उन चीजों को कॉपी करना या फैलाना जो पहले से काम कर रही हैं। जैसे, अगर एक शहर में एक सफल चाय की दुकान है और आप वैसी ही 10 और दुकानें दूसरे शहरों में खोल दें, तो ये 1 से N है। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, इसका एक बड़ा उदाहरण है, एक देश में बनी चीजों को पूरी दुनिया में फैलाना। वर्टिकल या इंटेंसिव प्रोग्रेस, वर्टिकल इंटेंसिव प्रोग्रेस, इसे 0 से 1 कहते हैं। इसका मतलब है कुछ बिल्कुल नया करना, नई टेक्नोलॉजी बनाना, ऐसा कुछ करना जो पहले कभी नहीं हुआ। जैसे जब टाइपराइटर थे और किसी ने पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया, या जब चिट्ठियां थीं और किसी ने ईमेल का आविष्कार किया। ये है टेक्नोलॉजी। थील का मानना है कि असली तरक्की 0 से 1 जाने में है। नकल करना या मौजूदा चीजों को थोड़ा बेहतर बनाना आसान हो सकता है, लेकिन कुछ बिल्कुल नया बनाना ही भविष्य का निर्माण करता है। सोचिए, अगर हमारे पास सिर्फ ज़ेरॉक्स मशीनें होतीं और हम बस मौजूदा आइडियाज को कॉपी करते रहते, तो क्या हम आज चांद पर पहुंच पाते या इंटरनेट बना पाते? शायद नहीं। पहला अध्याय, भविष्य की चुनौती, द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर। इस अध्याय में थील इसी 0 से 1 और 1 से N के फर्क को समझाते हैं। वो कहते हैं कि 19वीं सदी में लोगों को भविष्य से बहुत उम्मीदें थीं, उन्हें लगता था कि हर रोज नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी और जिंदगी बेहतर होती जाएगी। लेकिन आज हम ग्लोबलाइजेशन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी बनाने पर कम। हम सोचते हैं कि दुनिया की सारी बड़ी खोजें हो चुकी हैं। थील एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछते हैं जो वो अक्सर किसी को नौकरी पर रखते समय या किसी कंपनी में निवेश करते समय पूछते हैं। ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत होते हैं? What important truth do very few people agree with you on? ये सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब देना मुश्किल है। क्योंकि अगर कोई बात सच है और सब लोग उससे सहमत हैं, तो वो कोई छुपी हुई सच्चाई नहीं है। इस सवाल का जवाब आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है, कुछ ऐसा सोचने पर जो दुनिया की आम सोच से अलग हो। और यही 0 से 1 जाने की पहली सीढ़ी है, कुछ ऐसा देखना जो दूसरों को नहीं दिख रहा। दूसरा अध्याय, 1999 की तरह पार्टी करो, पार्टी लाइक इट्स 1999। इस चैप्टर में थील 1990 के दशक के आखिर में आए .com बबल की बात करते हैं। वो समय था जब इंटरनेट नई नई चीज थी और लोगों में दीवानगी थी। सबको लगता था कि बस एक .com वेबसाइट बना लो और रातों रात अमीर बन जाओगे। कई कंपनियां बनी जिनके पास कोई खास बिजनेस प्लान नहीं था, बस नाम के आगे .com लगा था। उन्हें खूब फंडिंग भी मिली। लेकिन 2000 से 2001 में ये बबल फूट गया और बहुत सी कंपनियां डूब गईं,
लोगों का पैसा डूब गया। थील कहते हैं कि इस अनुभव से लोगों ने कुछ गलत सबक सीख लिए जो आज भी स्टार्टअप्स की दुनिया में माने जाते हैं। धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, मेक इंक्रीमेंटल एडवांसेस। लोगों को लगा कि बड़े सपने देखना, कुछ बहुत बड़ा करने की सोचना खतरनाक है, इसलिए छोटी छोटी तरक्की करो। दुबले और लचीले रहो, स्टे लीन एंड फ्लेक्सिबल। कोई पक्का प्लान मत बनाओ, क्योंकि भविष्य का कुछ पता नहीं। बस चीजों को आजमाते रहो और बदलते रहो। दूसरों से बेहतर करो, इंप्रूव ऑन द कंपटीशन। किसी मौजूदा कॉम्पिटिटर से थोड़ा बेहतर प्रोडक्ट बनाओ, नया मार्केट बनाने की कोशिश मत करो। प्रोडक्ट पर ध्यान दो, सेल्स पर नहीं। फोकस ऑन प्रोडक्ट नॉट सेल्स। अगर आपकी चीज अच्छी है तो वो अपने आप बिक जाएगी। मार्केटिंग और सेल्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। पीटर थील इन चारों बातों से असहमत हैं। वो कहते हैं कि ये सबक डर से निकले हैं और असली तरक्की के लिए इनका उल्टा ज्यादातर सही है। छोटी नहीं, बड़ी हिम्मत रखना बेहतर है। इट इज बेटर टू रिस्क बोल्डनेस देन ट्रिवियलिटी। एक बुरा प्लान भी कोई प्लान न होने से बेहतर है। अ बैड प्लान इज बेटर देन नो प्लान। कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएटिविटी को खत्म कर देते हैं। कॉम्पिटिटिव मार्केट्स डिस्ट्रॉय प्रॉफिट्स। सेल्स भी प्रोडक्ट जितनी ही जरूरी है। सेल्स मैटर्स जस्ट एज मच एज प्रोडक्ट। थील कहते हैं कि .com बबल से हमें यह सीखना चाहिए था कि भविष्य के बारे में सोचना और प्लान बनाना कितना जरूरी है, न कि यह कि हम भविष्य के बारे में सोचना ही छोड़ दें। तीसरा अध्याय, सभी खुश कंपनियां अलग होती हैं। ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। ये लियो टॉल्स्टॉय की मशहूर किताब अन्ना कैरेनिना की पहली लाइन से प्रेरित है, जिसमें लिखा है, सभी खुश परिवार एक जैसे होते हैं, हर दुखी परिवार अपने तरीके से दुखी होता है। थील कहते हैं कि बिजनेस में इसका उल्टा सच है। सभी खुश कंपनियां अलग होती हैं क्योंकि वे कुछ अनोखा करके मोनोपोली बनाती हैं। सभी दुखी कंपनियां एक जैसी होती हैं क्योंकि वे कंपटीशन से जूझ रही होती हैं। यहाँ मोनोपोली, एकाधिकार, का मतलब वो नहीं जो हम आमतौर पर समझते हैं, यानी किसी को दबाकर या गलत तरीके से बाजार पर कब्जा करना। थील के लिए मोनोपोली का मतलब है कि आपकी कंपनी कुछ इतना अनोखा, इतना बेहतरीन कर रही है कि कोई और उसके आसपास भी नहीं है। आप अपने क्षेत्र में इतने अच्छे हैं कि आपका कोई सीधा कॉम्पिटिटर ही नहीं है। उदाहरण के लिए गूगल सर्च इंजन के मामले में एक मोनोपोली है। जब आपको कुछ खोजना होता है तो आप गूगल करते हैं, किसी और सर्च इंजन का नाम शायद ही आपके दिमाग में आता हो। इसकी वजह से गूगल बहुत सारा पैसा कमाता है और उस पैसे को वो नई नई रिसर्च और नए प्रोडक्ट्स जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार AI में लगा सकता है। दूसरी तरफ एयरलाइन इंडस्ट्री को देखिए। वहाँ बहुत सारी कंपनियां हैं, टिकट की कीमतें कम रखने का दबाव रहता है और मुनाफा बहुत कम होता है। उनके पास नई खोज या बड़े इनोवेशन के लिए ज्यादा पैसे नहीं बचते। थील कहते हैं कि जो कंपनियां कंपटीशन में फंसी रहती हैं, वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ती हैं। वो कुछ बड़ा या नया नहीं सोच पाती। जबकि मोनोपोली वाली कंपनियां अपने मुनाफे का इस्तेमाल समाज के लिए कुछ बेहतर करने, नई टेक्नोलॉजी बनाने और भविष्य को संवारने में कर सकती हैं। तो अगर आपको एक सफल और खुश कंपनी बनानी है, तो कुछ ऐसा करने की सोचिए जो बिल्कुल अलग हो, जो आपको एक मोनोपोली की तरफ ले जाए। कंपटीशन से बचिए, कुछ अनोखा बनाइए। चौथा अध्याय, प्रतियोगिता की विचारधारा, द आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन। हम बचपन से सीखते आए हैं कि कंपटीशन अच्छी चीज है। स्कूल में, खेल में, नौकरी में, हर जगह कंपटीशन है। हमें लगता है कि कंपटीशन हमें बेहतर बनाता है। लेकिन पीटर थील कहते हैं कि बिजनेस में, खासकर नए स्टार्टअप्स के लिए, कंपटीशन एक ऐसी जंग है जिसमें अक्सर दोनों तरफ नुकसान होता है। वो शेक्सपियर के नाटक रोमियो एंड जूलियट का उदाहरण देते हैं। दो परिवार, मोंटेग्यू और कैपुलेट, एक दूसरे से इतनी नफरत करते थे कि वो ये भी भूल गए कि लड़ाई शुरू क्यों हुई थी। वो बस लड़ने के लिए लड़ रहे थे। थील कहते हैं कि कई बार कंपनियां भी ऐसा ही करती हैं। वो अपने कॉम्पिटिटर्स से लड़ने में इतनी मशगूल हो जाती हैं कि वो ये भूल जाती हैं कि उनका असली मकसद क्या था, वो क्या नया बनाना चाहती थीं। उदाहरण के लिए, 1990 के दशक में माइक्रोसॉफ्ट और नेटस्केप,
वेब ब्राउज़र बनाने वाली कंपनी के बीच ब्राउज़र वॉर्स हुई थी। दोनों कंपनियां एक दूसरे को पछाड़ने में लगी रहीं। या फिर स्मार्टफोन की दुनिया में देखिए, कई कंपनियां एक दूसरे के फीचर्स कॉपी करने में लगी रहती हैं, बजाय इसके कि कुछ बिल्कुल नया सोचें। थील कहते हैं कि जब आप कंपटीशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, तो आप दूसरों की नकल करने लगते हैं, आप अपनी यूनिकनेस खो देते हैं। आपका ध्यान इस बात पर चला जाता है कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, बजाय इसके कि मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जो किसी ने नहीं बनाया। अगर आपको 0 से 1 जाना है, तो कंपटीशन की इस दौड़ से बाहर निकलकर सोचना होगा। उन मौकों को ढूंढिए जहां कंपटीशन कम हो या हो ही नहीं। 5वां अध्याय, लास्ट मूवर एडवांटेज। लास्ट मूवर एडवांटेज। हमने अक्सर फर्स्ट मूवर एडवांटेज के बारे में सुना है, यानी जो किसी मार्केट में सबसे पहले आता है, उसे फायदा होता है। लेकिन पीटर थील कहते हैं कि सिर्फ पहले आना काफी नहीं है। ज्यादा जरूरी है लास्ट मूवर बनना। लास्ट मूवर का मतलब है कि आप किसी मार्केट में आखिरी बड़ी कंपनी बने। यानी आप कुछ ऐसा बनाएं जो इतना अच्छा हो, इतना टिकाऊ हो कि उसके बाद उस क्षेत्र में कोई और बड़ी कंपनी न आ पाए, या आए भी तो आपसे मुकाबला न कर पाए। उदाहरण के लिए, फेसबुक सोशल नेटवर्किंग में पहला नहीं था। उससे पहले ऑरकुट, माइस्पेस जैसी कई साइट्स थीं। लेकिन फेसबुक ने कुछ ऐसा बनाया जो लोगों को ज्यादा पसंद आया, और वो लगातार खुद को बेहतर करता गया। आज फेसबुक सोशल मीडिया का लास्ट मूवर जैसा है। इसी तरह गूगल सर्च में, अमेज़न ऑनलाइन शॉपिंग में लास्ट मूवर है। लास्ट मूवर बनने के लिए आपकी कंपनी में कुछ खास बातें होनी चाहिए। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी आपकी टेक्नोलॉजी दूसरों से कम 10 गुना बेहतर होनी चाहिए। थोड़ा बहुत बेहतर होने से काम नहीं चलता। अगर आपकी चीज़ बस थोड़ी सी अच्छी है, तो लोग पुरानी आदत नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर वो 10 गुना बेहतर है, तो लोग उसे ज़रूर अपनाएंगे। जैसे, जब अमेज़न शुरू हुआ, तो उसने किताबों की दुकानों से 10 गुना ज़्यादा किताबें ऑफ़र की। नेटवर्क इफ़ेक्ट्स आपकी चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जितने ज़्यादा लोग उसे इस्तेमाल करें, वो उतनी ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाए। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, अगर आपके दोस्त इन पर नहीं हैं, तो ये आपके लिए बेकार हैं। लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, इनका महत्व बढ़ता जाता है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी होती जाए, आपकी लागत, कॉस्ट, प्रति यूनिट कम होती जानी चाहिए। सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए ये आसान होता है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसकी लाखों कॉपी बनाने में ज़्यादा खर्च नहीं आता। ब्रांडिंग आपका ब्रांड बहुत मजबूत होना चाहिए। एप्पल इसका बेहतरीन उदाहरण है। लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स सिर्फ उनकी टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, बल्कि उनके डिज़ाइन, उनके ब्रांड और स्टीव जॉब्स की विरासत के लिए भी खरीदते हैं। तो सिर्फ मार्केट में पहले घुसने की जल्दी मत कीजिए। ऐसा कुछ बनाइए जो टिकाऊ हो, जो आपको उस मार्केट का आखिरी बड़ा खिलाड़ी बना सके। 6वां अध्याय, आप लॉटरी का टिकट नहीं हैं, यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। क्या सफलता किस्मत से मिलती है या मेहनत और प्लानिंग से? कुछ लोग मानते हैं कि सब किस्मत का खेल है, जैसे लॉटरी का टिकट। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, तो आप सफल हो जाएंगे। दूसरे मानते हैं कि आप अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं, सही प्लानिंग और कड़ी मेहनत से। पीटर थील दूसरे विचार के समर्थक हैं। वो कहते हैं कि आप लॉटरी का टिकट नहीं हैं। आपके हाथ में है कि आप अपने भविष्य को कैसे आकार देते हैं। वो 4 तरह की सोच वाले लोगों की बात करते हैं। अनिश्चित निराशावादी, इंडेफिनिट पेसिमिस्ट, ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि भविष्य बुरा होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उसे कैसे रोका जाए या उसके लिए क्या तैयारी की जाए। वो बस चिंता करते हैं। आज का यूरोप कुछ ऐसा ही है। निश्चित निराशावादी, डेफिनिट पेसिमिस्ट, ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि भविष्य बुरा होगा, और उन्हें पता है कि ऐसा क्यों होगा। वो उसके लिए तैयारी करते हैं। जैसे चीन, जो मानता है कि संसाधन कम होंगे, इसलिए वो आज ही से तैयारी कर रहा है, भले ही उसके तरीके विवादास्पद हों। अनिश्चित आशावादी, इंडेफिनिट ऑप्टिमिस्ट, ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि भविष्य अच्छा होगा,
लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कैसे। वो सोचते हैं कि चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आज का अमेरिका काफ़ी हद तक ऐसा ही है, जहां लोग सोचते हैं कि तरक्की अपने आप होती रहेगी, बस प्रोसेस पर ध्यान दो। बहुत से युवा आज सिर्फ अपने रिज्यूमे को अच्छा बनाने में लगे रहते हैं, बिना किसी ठोस प्लान के कि वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं। निश्चित आशावादी, डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि भविष्य अच्छा होगा और उनके पास उसे अच्छा बनाने का एक ठोस प्लान है। वो कड़ी मेहनत करते हैं, नई चीजें बनाते हैं और भविष्य को अपने हिसाब से ढालते हैं। 1950 और 60 के दशक में अमेरिका ऐसा था जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे अपोलो मून मिशन प्लान किए गए और पूरे किए गए। थील कहते हैं कि हमें निश्चित आशावादी बनना चाहिए। हमें भविष्य के लिए एक विजन रखना चाहिए और उसे साकार करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। सिर्फ उम्मीद करना या किस्मत के भरोसे बैठना काफी नहीं है। 7वां अध्याय, पैसे का पीछा करो, फॉलो द मनी। इस अध्याय में थील वेंचर कैपिटल की दुनिया की बात करते हैं, यानी वो कंपनियां जो नए और रिस्की स्टार्टअप्स में पैसा लगाती हैं। वो कहते हैं कि वेंचर कैपिटल में पावर लॉ काम करता है। इसका मतलब है कि एक वेंचर कैपिटल फर्म अगर 100 कंपनियों में पैसा लगाती है, तो उसका ज्यादातर मुनाफा सिर्फ कुछ ही, शायद 2 से 3 कंपनियों से आता है। बाकी कंपनियां या तो डूब जाती हैं या बहुत ही कमा पाती हैं। वो चंद सफल कंपनियां इतनी ज्यादा सफल होती हैं कि वो बाकी सभी असफलताओं की भरपाई कर देती हैं और फिर भी भारी मुनाफा देती हैं। फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियां इसके उदाहरण हैं। थील कहते हैं कि ये पावर लॉ सिर्फ वेंचर कैपिटल में ही नहीं, बल्कि जिंदगी के कई क्षेत्रों में काम करता है। कुछ ही चीजें होती हैं जो ज्यादातर परिणाम देती हैं, जैसे 80/20 का नियम, 20% काम से 80% नतीजे। इसलिए जब आप कोई काम शुरू करें या किसी चीज में निवेश करें, तो उन मौकों को ढूंढिए जिनमें असाधारण सफलता की संभावना हो। छोटी मोटी सफलताओं के पीछे भागने से बेहतर है कि आप कुछ ऐसा करें जिसमें बहुत बड़ी सफलता मिल सकती हो, भले ही उसमें रिस्क ज्यादा हो। क्योंकि अगर वो चल गया, तो वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। 8वां अध्याय, रहस्य, सीक्रेट्स। थील कहते हैं कि दुनिया में आज भी बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, ऐसी सच्चाइयां जिन्हें अभी तक खोजा नहीं गया है। हर सफल बिजनेस एक रहस्य पर आधारित होता है। ये रहस्य कुछ ऐसा होता है जिसे दुनिया अभी तक नहीं समझ पाई है या जिस पर विश्वास नहीं करती। जैसे जब एयरबीएनबी शुरू हुआ, तो ये एक रहस्य था कि लोग अजनबियों को अपने घर में रहने देंगे और अजनबी किसी और के घर में रुकना पसंद करेंगे। लेकिन एयरबीएनबी ने इस रहस्य को खोजा और उस पर एक सफल बिजनेस बनाया। थील कहते हैं कि रहस्य 2 तरह के होते हैं। प्रकृति के रहस्य, सीक्रेट्स ऑफ नेचर, जैसे विज्ञान, भौतिकी के नियम। इन्हें खोजना मुश्किल होता है। लोगों के बारे में रहस्य, सीक्रेट्स अबाउट पीपल, लोग क्या चाहते हैं, उनकी कौन सी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, वो कैसे व्यवहार करते हैं। इन्हें खोजना भी मुश्किल है क्योंकि लोग खुद भी कई बार नहीं जानते कि वो क्या चाहते हैं। हमें ये क्यों सोचना चाहिए कि सारे रहस्य खोजे जा चुके हैं? क्यों नहीं हम ये माने कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते और जिसे खोजकर हम कुछ नया बना सकते हैं? थील 4 कारण बताते हैं कि लोग रहस्यों को खोजना क्यों छोड़ देते हैं। धीरे धीरे बढ़ने की सोच, अगर दुनिया धीरे धीरे ही बदल रही है, तो बड़े रहस्य कहां से मिलेंगे? रिस्क से डरना, अगर आप कुछ गलत खोज लेते हैं तो क्या होगा? लोग गलती करने से डरते हैं। आत्मसंतुष्टि, कॉम्प्लेसेंसी, हमें लगता है कि हमने काफी कुछ पा लिया है, अब और क्या खोजना? सपाट दुनिया, फ्लैटनेस, अगर दुनिया सपाट है और सब जगह मौके एक जैसे हैं, तो कोई खास रहस्य कहाँ मिलेगा? लेकिन अगर आप 0 से 1 जाना चाहते हैं, तो आपको इन धारणाओं को तोड़ना होगा और उन रहस्यों को खोजना होगा जो अभी तक अनदेखे हैं। 9वां अध्याय, बुनियादें, फाउंडेशंस। किसी भी स्टार्टअप की सफलता के लिए उसकी बुनियाद बहुत मजबूत होनी चाहिए। थील कहते हैं कि शुरुआत में लिए गए कुछ फैसले बाद में बदलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अगर आपने गलत को फाउंडर चुन लिया या कंपनी का शुरुआती ढांचा गलत बना दिया,
तो बाद में उसे ठीक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कुछ जरूरी बुनियादें। को फाउंडर शादी की तरह को-फाउंडर का रिश्ता भी बहुत अहम होता है। ऐसे इंसान को चुनें जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो, जिसके स्किल्स आपके पूरक हों और जिसके साथ आपका पुराना रिश्ता हो। सिर्फ नेटवर्किंग इवेंट में मिले किसी अजनबी के साथ कंपनी शुरू करना खतरनाक हो सकता है। मालिकाना हक, कब्जा और नियंत्रण, ओनरशिप, पोजेशन एंड कंट्रोल, ये तीनों चीजें अलग अलग लोगों के पास हो सकती है। ओनरशिप यानी कंपनी के शेयर किसके पास हैं, जैसे फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स। पोजेशन यानी रोजमर्रा के काम कौन देखता है, जैसे सीईओ, मैनेजर्स। कंट्रोल यानी बड़े फैसले कौन लेता है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन तीनों में सही तालमेल होना जरूरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्टार्टअप का बोर्ड छोटा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 लोग। बड़ा बोर्ड फैसले लेने में देरी करता है और अक्सर सही दिशा नहीं दे पाता। सब फुल टाइम, एवरीवन फुल टाइम, जो भी आपकी कंपनी में काम करे वो फुल टाइम होना चाहिए। पार्ट टाइम या कंसल्टेंट लोग उतने समर्पित नहीं होते। सैलरी कम, इक्विटी ज्यादा, लो सैलरी, हाई इक्विटी। स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में सीईओ को भी बहुत ज्यादा सैलरी नहीं लेनी चाहिए। इससे टीम में गलत संदेश जाता है। सबको कंपनी के शेयरों, इक्विटी में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए ताकि सबका हित कंपनी की सफलता से जुड़ा रहे। इक्विटी सोच समझकर बांटें। वेस्टेड इंटरेस्ट्स, इक्विटी सबको एक साथ नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि धीरे धीरे वेस्टिंग मिलनी चाहिए ताकि लोग कंपनी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहें। अगर आपकी बुनियाद मजबूत है तो आपकी कंपनी मुश्किल समय में भी टिकी रह सकती है। 10वां अध्याय, माफिया का तंत्र, द मैकेनिक्स ऑफ माफिया। थील यहाँ पेपाल माफिया का जिक्र करते हैं। पेपाल के शुरुआती दिनों के वो लोग जो बाद में जाकर बहुत सफल उद्यमी और निवेशक बने, जैसे एलन मस्क, रीड हॉफमैन, यूट्यूब के फाउंडर्स। वो कहते हैं कि एक अच्छी कंपनी सिर्फ काम करने की जगह नहीं होती, बल्कि एक मिशन पर निकले लोगों का समूह होती है। वहाँ का कल्चर ऐसा होना चाहिए कि लोग सिर्फ नौकरी करने न आएं, बल्कि वो कंपनी के मकसद से दिल से जुड़े हों। सिर्फ प्रोफेशनल होना काफ़ी नहीं, ऐसी टीम बनाएं जो एक दूसरे को पसंद करे, जिनके बीच अच्छी दोस्ती हो। अगर लोग सिर्फ काम के लिए साथ हैं और एक दूसरे को जानते भी नहीं, तो वो टीम मुश्किल वक्त में बिखर सकती है। सही लोगों को भर्ती करना, रिक्रूटिंग कॉन्स्पिरेटर्स, ऐसे लोगों को हायर करें जो आपके मिशन में विश्वास रखते हों। सिर्फ पैसे या अच्छी पोस्ट के लिए आने वाले लोग लंबे समय तक नहीं टिकते। आप उन्हें ये समझाएं कि आपकी कंपनी क्या खास कर रही है जो कोई और नहीं कर रहा। सबका एक खास काम, डू वन थिंग, हर किसी की जिम्मेदारी साफ होनी चाहिए। हर इंसान को एक खास काम दिया जाना चाहिए जिसमें वो माहिर हो। इससे कंफ्यूजन नहीं होता और काम तेजी से होता है। कल्ट जैसा माहौल। थील कहते हैं कि बेस्ड स्टार्टअप्स थोड़े कल्ट जैसे होते हैं, यानी वहाँ के लोग बाहर की दुनिया से ज्यादा अपनी कंपनी और अपने साथियों से जुड़े होते हैं। वो कंपनी के मिशन के प्रति दीवाने होते हैं। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही दीवानगी उन्हें कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देती है। 11वां अध्याय, अगर तुम बनाओगे तो क्या वे आएंगे? इफ यू बिल्ड इट, विल दे कम? बहुत से इंजीनियर और प्रोडक्ट बनाने वाले लोग सोचते हैं कि अगर उनकी चीज बहुत अच्छी है तो लोग उसे अपने आप खरीद लेंगे। उन्हें सेल्स और मार्केटिंग फिजूल की चीज लगती है। लेकिन पीटर थील कहते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती है। डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अपने प्रोडक्ट को ग्राहकों तक पहुंचाना, उतना ही जरूरी है जितना कि प्रोडक्ट खुद। बिना अच्छी सेल्स और मार्केटिंग के दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट भी फेल हो सकता है। सेल्स के अलग अलग तरीके होते हैं जो प्रोडक्ट की कीमत पर निर्भर करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेल्स, जब प्रोडक्ट बहुत महंगा हो, लाखों करोड़ों का, तो सीईओ को खुद जाकर बेचना पड़ता है। इसमें रिश्ते बनाने में महीनों या साल लग सकते हैं, जैसे स्पेसएक्स के रॉकेट लॉन्च। पर्सनल सेल्स थोड़े कम महंगे प्रोडक्ट्स के लिए एक छोटी सेल्स टीम काम करती है, जैसे एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। डिस्ट्रीब्यूशन का डेड जोन, डिस्ट्रीब्यूशन डॉलरम्स, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो इतने सस्ते भी नहीं कि वायरल मार्केटिंग से बिक जाएं और इतने महंगे भी नहीं कि उनके लिए बड़ी सेल्स टीम रखी जा सके।
ये डेड जोन खतरनाक होता है। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग जब प्रोडक्ट आम लोगों के लिए होता है और कम कीमत का होता है तो बड़ी मार्केटिंग कैंपेन और विज्ञापन काम आते हैं। वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग जब आपका प्रोडक्ट ऐसा हो कि लोग खुद ही उसके बारे में दूसरों को बताएं और वो तेजी से फैल जाए, जैसे हॉटमेल, ड्रॉपबॉक्स। थील कहते हैं कि हर किसी को बेचना पड़ता है, फाउंडर को अपनी कंपनी का विजन अपनी टीम और इन्वेस्टर्स को बेचना पड़ता है, सेल्समैन को प्रोडक्ट ग्राहकों को बेचना पड़ता है। अगर आप अपनी कंपनी में किसी ऐसे इंसान को नहीं देखते जो सेल्स कर रहा हो, तो शायद आप खुद ही वो सेल्स पर्सन हैं। 12वां अध्याय, इंसान और मशीन, मैन एंड मशीन। क्या कंप्यूटर इंसानों की नौकरी छीन लेंगे? क्या एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भविष्य में इंसानों से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी? ये सवाल आज बहुत चर्चा में है। थील कहते हैं कि कंप्यूटर और इंसान एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त हैं। टेक्नोलॉजी को इंसानों की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि उनकी मदद करने के लिए बनाया जाना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन मतलब रिप्लेसमेंट। जब एक देश का सस्ता लेबर दूसरे देश के महंगे लेबर की जगह लेता है, तो ये रिप्लेसमेंट है। टेक्नोलॉजी मतलब कॉम्प्लीमेंट। पूरक कंप्यूटर वो काम अच्छे से कर सकते हैं जिनमें बहुत सारा डेटा प्रोसेस करना हो। इंसान वो काम अच्छे से कर सकते हैं जिनमें समझदारी, क्रिएटिविटी और जटिल फैसले लेने हों। थील अपनी कंपनी पलंतीर का उदाहरण देते हैं। पलंतीर सॉफ्टवेयर बनाती है जो सरकारी एजेंसियों को आतंकवादियों को पकड़ने और फ्रॉड रोकने में मदद करता है। ये सॉफ्टवेयर बहुत सारा डेटा एनालाइज करता है, लेकिन आखिरी फैसला इंसान ही लेते हैं। यहाँ कंप्यूटर और इंसान मिलकर काम करते हैं। भविष्य उन कंपनियों का है जो इंसानों और मशीनों की ताकत को मिलाकर कुछ नया बनाएंगी। 13वां अध्याय, हरा देखना, सीइंग ग्रीन। इस चैप्टर में थील क्लीन टेक बबल की बात करते हैं, जो 2000 के दशक के मध्य में आया था। सबको लगा कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जैसी साफ सुथरी टेक्नोलॉजी भविष्य है। बहुत सी कंपनियों में खूब पैसा लगाया गया, लेकिन ज्यादातर कंपनियां फेल हो गईं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ बुनियादी सवालों के जवाब नहीं दिए थे। थील 7 सवाल बताते हैं जो हर बिजनेस को खुद से पूछने चाहिए। इंजीनियरिंग का सवाल, द इंजीनियरिंग क्वेश्चन, क्या आपकी टेक्नोलॉजी दूसरों से क्रांतिकारी रूप से बेहतर है, 10 गुना बेहतर, या बस थोड़ी सी बेहतर है? टाइमिंग का सवाल, द टाइमिंग क्वेश्चन, क्या ये बिजनेस शुरू करने का सही समय है? क्या मार्केट तैयार है? मोनोपोली का सवाल, द मोनोपोली क्वेश्चन, क्या आप एक बड़े मार्केट के छोटे से हिस्से पर कब्जा कर रहे हैं या एक छोटे मार्केट के बड़े हिस्से पर? शुरुआत में छोटे मार्केट पर फोकस करना बेहतर है और वहां मोनोपोली बनाना। लोगों का सवाल, द पीपल क्वेश्चन, क्या आपके पास सही टीम है? डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल, द डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन, क्या आपके पास अपने प्रोडक्ट को ग्राहकों तक पहुंचाने का तरीका है? टिकाऊपन का सवाल, द ड्यूरेबिलिटी क्वेश्चन, क्या आपका बिजनेस आज से 10 से 20 साल बाद भी टिका रहेगा? रहस्य का सवाल, द सीक्रेट क्वेश्चन, आपने ऐसा कौन सा अनोखा मौका देखा है जो दूसरों को नहीं दिख रहा? टेस्ला कंपनी का उदाहरण देते हुए थील बताते हैं कि कैसे टेस्ला ने इन 7 सवालों के सही जवाब दिए और क्लीन टेक बबल के बावजूद सफल हुई। टेस्ला ने सिर्फ एक और इलेक्ट्रिक कार नहीं बनाई, बल्कि एक बेहतरीन कार बनाई जो टेक्नोलॉजी, डिजाइन और परफॉर्मेंस में सबसे आगे थी। 14वां अध्याय, फाउंडर का विरोधाभास, द फाउंडर्स पैराडॉक्स। कंपनियों के फाउंडर्स अक्सर थोड़े अजीब, थोड़े अलग तरह के लोग होते हैं। वो आम लोगों जैसे नहीं होते। उनमें कुछ एक्सट्रीम गुण होते हैं, वो बहुत ज्यादा आशावादी या बहुत ज्यादा जिद्दी हो सकते हैं। थील कहते हैं कि फाउंडर्स की ये खासियतें ही उन्हें कुछ बड़ा करने में मदद करती हैं, लेकिन यही खासियतें कई बार उनके लिए मुसीबत भी बन जाती हैं। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, इन सब में कुछ ऐसी बातें थीं जो उन्हें भीड़ से अलग करती थीं। एक फाउंडर किसी कंपनी के लिए भगवान और शैतान दोनों हो सकता है। उसकी अनोखी सोच कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, लेकिन अगर वो गलत रास्ते पर चला जाए तो कंपनी को डुबा भी सकता है। थील कहते हैं कि हमें फाउंडर्स के इन अनोखे गुणों को समझना चाहिए।
वो राजाओं की तरह होते हैं, कभी पूजे जाते हैं, कभी बलि चढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया को बदलने के लिए ऐसे ही जुनूनी और थोड़े सनकी लोगों की जरूरत होती है। निष्कर्ष, ठहराव या विलक्षणता, स्टैग्नेशन और सिंगुलैरिटी। आखिर में थील भविष्य की 4 संभावनाओं की बात करते हैं। बार बार पतन, रिकरेंट कोलैप्स, दुनिया तरक्की करेगी, फिर गिरेगी, फिर उठेगी, फिर गिरेगी, ऐसा चलता रहेगा। पठार, प्लाटो, हम एक लेवल पर पहुंचकर रुक जाएंगे, कोई खास तरक्की नहीं होगी। दुनिया के ज्यादातर देश एक जैसे हो जाएंगे। विनाश, एक्सटिंक्शन, किसी बड़ी आपदा जैसे परमाणु युद्ध या क्लाइमेट चेंज से मानव जाति खत्म हो जाएगी। विलक्षणता, टेक ऑफ, सिंगुलैरिटी, टेक ऑफ, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से तरक्की करेगी कि भविष्य हमारी आज की कल्पना से भी परे होगा। थील चाहते हैं कि हम चौथी संभावना की ओर बढ़े। वो कहते हैं कि भविष्य अपने आप नहीं बनता, उसे बनाना पड़ता है। हर नया स्टार्टअप एक मौका है भविष्य को बेहतर बनाने का। 0 से 1 जाना सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है। ये हर दिन। आखिर में थील भविष्य की 4 संभावनाओं की बात करते हैं। बार बार पतन, रिकरेंट कोलैप्स, दुनिया तरक्की करेगी, फिर गिरेगी, फिर उठेगी, फिर गिरेगी, ऐसा चलता रहेगा। पठार, प्लाटो, हम एक लेवल पर पहुंचकर रुक जाएंगे, कोई खास तरक्की नहीं होगी। दुनिया के ज्यादातर देश एक जैसे हो जाएंगे। विनाश, एक्सटिंक्शन, किसी बड़ी आपदा जैसे परमाणु युद्ध या क्लाइमेट चेंज से मानव जाति खत्म हो जाएगी। विलक्षणता, टेक ऑफ, सिंगुलैरिटी, टेक ऑफ, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से तरक्की करेगी कि भविष्य हमारी आज की कल्पना से भी परे होगा। थील चाहते हैं कि हम चौथी संभावना की ओर बढ़े। वो कहते हैं कि भविष्य अपने आप नहीं बनता, उसे बनाना पड़ता है। हर नया स्टार्टअप एक मौका है भविष्य को बेहतर बनाने का। 0 से 1 जाना सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है। ये हर दिन कुछ नया सीखने, कुछ नया बनाने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करने के बारे में है। दोस्तों, 0 to 1 एक गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली किताब है। ये आपको सिखाती है कि भीड़ से अलग कैसे सोचा जाए, कैसे उन मौकों को पहचाना जाए जो दूसरों को नहीं दिखते, और कैसे कुछ ऐसा बनाया जाए जो दुनिया को बदल दे। याद रखिए, नकल करना आसान है, लेकिन कुछ नया बनाना ही असली चुनौती और असली मजा है। तो सोचिए, ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे आप खोज सकते हैं? ऐसा कौन सा 0 to 1 है जिसे आप दुनिया को दे सकते हैं? उम्मीद है ये बातें आपको पसंद आई होंगी और कुछ नया करने की प्रेरणा मिली होगी। धन्यवाद।